गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सबको शुभ संध्या। मैं शुभम मिश्रा आज आप सबको आपकी यूजीसी नेट की यूनिट 3 की क्लासेस यूनिट 3 का ए पार्ट लेके आपके साथ जुड़ा हूं। हम लोग जैसा कि पढ़े थे आपका यूनिट 3 में ए पार्ट में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना था, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल पढ़ना था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद पर्सनालिटी पढ़नी थी जिसमें डेफिनेशन एंड थ्योरीज थी, फ्रायड की थ्योरी थी, कार्ल रोजर्स की थ्योरी थी, गॉर्डन अरपोर्ट की थ्योरी थी, मैक्स वर्दाइमर की थ्योरी थी और कुर्ट एम कोफा, ये इन चारों की थ्योरी थी। और उसके बाद मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, ये हम लोग के सिलेबस में जो है इसको हम लोग को आज पढ़ना था। ये हम लोग का चल रहा था यूनिट 3 का। तो हम सब ने फ्रायड की थ्योरी तक कवर किया था, उसके बाद जो हम लोग को बचा है वो आज हम लोग को कवर करना है। फ्रायड की थ्योरी भी हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ उसमें बचा था, उसको भी आज हम लोग कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। आप सब जुड़ जाएं जल्दी से, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करें। सुनीता, आपने नया ज्वाइन किया है अभी बैच? हम लोग जो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़ रहे थे, तो वो इतने प्रकार की पर्सनालिटी की थ्योरी थी, लेकिन हम लोग के जो सिलेबस में है वो हम लोग को यही है, आपका फ्रायड थ्योरी, कार्ल रोजर्स की थ्योरी, गार्डन की थ्योरी, आरपोर्ट, गार्डन आरपोर्ट की थ्योरी, मैक्स वर्दाइमर एंड कुर्टन कोफा, ये हम लोग को इतना ही पढ़ना है। तो हम लोग जो फ्रायड की थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि जो फ्रायड की थ्योरी है उसको हम लोग बोलते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रायड। ये किस नाम से जानता है? साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रायड। ये फ्रायड की थ्योरी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जो फ्रायड की जो आपका व्यक्तित्व का सिद्धांत था, इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, डिस्कशन किया था। तो आज हम इस पे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बताते हुए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, सुनीता, आप क्लास आज ज्वाइन की है या पिछली क्लास को आपने देखा था? तो हमने बताया था कि जो फ्रायड की थ्योरी थी, ये इसको हम लोग मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी कहते हैं। तो व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना जो है, इसका जो मतलब कि जो पहला सिद्धांत था पर्सनालिटी के संदर्भ में, पर्सनालिटी को जानने के लिए, वो सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत था। ये सिद्धांत जो पर्सनालिटी का था, ये काफी मतलब बहुत फेमस हुआ पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए। सिगमंड फ्रायड ने जो जिनका जन्म काल है आपका 1856 से 1939, इस ईयर में कहा जाता दिया था इनको। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस सिद्धांत का? जो मैंने आपको बताया, मनोविश्लेषणात्मक साइकोएनालिटिकल। हाँ सुनीता, आपको कमेंट करने में कोई समस्या हो रही है तो आप उसमें आप जाएंगी, नीचे आपके बगल में दो चीज लिखा होगा चैट, तो उस चैट को आप ओपन करेंगे, वहां से आप कमेंट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, ये इसको तीन पार्ट में दो चीजों इसमें दिखी जाती है। एक आपका
पहले चीज़ में 2 जो कांसेप्ट है इसके अंतर्गत इसको देखा जाता है। पहले कांसेप्ट के अंतर्गत हम लोग चेतन, अर्धचेतन व अचेतन के बारे में जानते हैं और दूसरे कांसेप्ट में हम लोग इदम, अहम और पराहम के बारे में। ये जो है इनकी जो थ्योरी है, ये इतने जो 6 कांसेप्ट है, इस 6 कांसेप्ट के माध्यम से आप इनकी थ्योरी को अच्छे से समझ पाएँगे क्या होता है, जैसे मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था। तो ये चेतन, अर्धचेतन व अचेतन क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। फिर से बता देंगे। तो इस दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण स्वीकार किया। उन्होंने कहा था किसी मानसिक क्रियाएँ उस व्यक्ति को चित्र में सकने के दिखाई देने के लिए कहीं अधिव्यापक जटिल होती है। तो मैंने एक फिगर आपको दिखाया था, मैं फिर से उस फिगर को आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपका फ्रायड की थ्योरी जो है को वो हाँ, ये फिगर जो है मैंने आपको बताया जैसे कि चेतन, 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 अचेतन और चेतन, 3 मैंने आपको बताया था। तो वो जो तीनों था ना, वो यही है आपका कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जो मैंने आपको बताया था। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो देखिए, चेतन को हम लोग कहते हैं कॉन्शियस, अर्धचेतन को हम लोग कहते हैं प्री कॉन्शियस, लेकिन कहीं-कहीं इसको सबकॉन्शियस भी कहते हैं। तो सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस दोनों होता है। उसके बाद है अचेतन, अर्धचेतन, उसके बाद अचेतन, अचेतन को हम लोग कहते हैं अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये 3 प्रकार का हम लोग का मन 3 प्रकार में बँटा रहता है। तो इसको जो फ्रायड ने इसको मन को इस प्रकार से बोला कि एक बर्फ के जैसे समुद्र में कोई बर्फ का टुकड़ा रहता है, तो उस टुकड़े से, बर्फ के टुकड़े से इंसान के मन की उन्होंने तुलना की और कहा कि बर्फ का अधिकांश भाग जो है पानी के अंदर है, थोड़ा-सा जो ऊपर दिखाई देता है वो मन है। बाकी जो मन है, इसको जानना, व्यक्तित्व को जानना, जो मन को जानना, ये आपका बहुत बड़ा जो है किसी के व्यक्तित्व को जानने के लिए उसके मन को मानसिक प्रक्रियाओं से होकर किसी के बारे में जाना जाता है। जैसे मैंने आपको व्यक्तित्व के बारे में बताया भी था कि मन से और शारीरिक दोनों की बात करता है। तो मन की यहाँ पे बात फ्रायड ने मानसिक की बात की थी। मनोविश्लेषणात्मक इसलिए इसे कहते हैं, मन का विश्लेषण इन्होंने किया था। तो मन का विश्लेषण में इन्होंने बताया कि जो अनकॉन्शियस पार्ट होता है किसी भी व्यक्तित्व के माइंड का, वो आपका बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये आपका जो दिखाई पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा पार्ट होता है और किसी के बारे में जानने के लिए अनकॉन्शियस माइंड से ही हम उसके बारे में, अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये अनकॉन्शियस माइंड था। उसके बाद है प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस। तो कॉन्शियस मैंने बताया था क्या होता है कि जो आपका किसी भी समय जो वर्तमान आपके जो दिमाग की जो बौद्धिक अवस्था होती है, जो मेंटल स्टेज होता है, जो आप वर्तमान में जो आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस होता है। और जो अनकॉन्शियस होता है, वो चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आप अपनी जो चीज़, जो आपका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, जो आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा है, उन अनुभव में से कुछ ऐसे दमित इच्छा या समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उसी अनुभव में से, जो हमारे बिना प्रयास के, बिना हमारे कुछ किए वो अपने आप हमारे मन में वो अंदर चली जाती हैं, जिससे हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस था। बीच में जो प्री कॉन्शियस होता है, ये वो पार्ट होता है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इसमें किसी भी चीज़ को याद करके, जैसे कि आप भूल गए तो उसको रिकॉल करेंगे तो आपको आ जाता है आपके दिमाग में। तो वो प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था कि अगर आपने एक बुक अलमारी में अपने ढूँढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है। अचानक से आपको याद आया कि अच्छा, ये बुक तो मैंने अपने किसी मित्र को दिया था, किसी फ्रेंड को दिया था। तो वो जो आपका याद आना जो है, वो प्री कॉन्शियस माइंड से या सब कॉन्शियस माइंड से ही आपको याद आना कराता है। तो कॉन्शियस आपकी वर्तमान जो माइंड होता है उसके बारे में है, प्री कॉन्शियस जो है वो आपका उस जो मतलब कि थोड़े याद करने पे आपको जो मिल जाता है वो प्री कॉन्शियस कराता है। अनकॉन्शियस पे आपका कोई भी उस पे फोर्स काम नहीं करता, वो अपने आप चीजें चलती है अनकॉन्शियस माइंड। तो जो दिमाग का जो माइंड का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। हाँ, गुड इवनिंग अंजलि। ठीक है, मैं बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। ये इसमें जो फिगर में मैं आपको बता रहा था, ये अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस।
तो इसी पे बात चल रही थी, मैंने उस दिन भी बताया था, शायद आप लेफ्ट कर गई थी किसी काम से, तो जहाँ तक सुनी होंगी, तो मैंने ये बताया था आपको कि अनकॉन्शियस माइंड होता है, ये 3 प्रकार का जो बटा होता है वो था। उसके बाद हमने इसमें और आप देख पाएँगे तो उसमें लिखा है ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये क्या होता है इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी आपका ईड जो होता है ये इच्छाएँ होती हैं, इन्होंने कहा था कि आपकी ऐसी इच्छाएँ जिसको आप बिना मतलब कि चाहते हैं कि तुरंत पूरी हो जाए। बहुत तीव्र इच्छा है जिसको आप लोग चाहते हैं कि तुरंत पूरी हो जाए। इसके या ये बहुत मतलब कि ऐसी इच्छाएँ होती हैं जो समाज सम्मत नहीं होती। मतलब कि जो ऐसी इच्छाएँ जो बहुत खराब होती है, बहुत गलत होती हैं, जिससे कि हमको लगता है कि नहीं इसने हमको कोई चोट पहुँचाई, इसका मर्डर कर दें हम। हमको ये चीज़ चाहिए तो हमको तुरंत चाहिए। हमको ये अच्छा लग रहा है तो ये हमको मिल जाए। तो इस प्रकार की जो इच्छाएँ हैं, जो समाज सम्मत नहीं है, वो ईड में होती हैं, ईड के द्वारा होती हैं। और जो सुपर ईगो होता है, ईगो के बारे में आते हैं हम लोग, जो सुपर ईगो होता है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी इच्छाएँ सुपर ईगो में आती हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी जो आपका एकदम आदर्श वाली बातें करती हैं। एकदम पूर्णतः आदर्श की जो बात होती है वो सुपर ईगो में होती है, सुपर ईगो कहलाता है वो। एकदम आदर्श होता है। तो ईगो जो होता है ये ईड आपकी जो तुरंत इच्छाएँ जो आपको पूरी करनी होती हैं वो, और सुपर ईगो के बीच ये मध्यस्थता का कार्य करता है, मीडिएटर का कार्य करता है। आपको ये समाज का जो नियम है, वैल्यू है, उसको भी फॉलो करते हुए अब आप कैसे अपनी उन इच्छाओं को पूरा करें उसके लिए ईगो रास्ता दिखाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये तीनों क्या होते हैं और ईगो और सुपर ईगो क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फिर से अपनी उसी स्लाइड पे। जैसे मैंने बताया कि इसमें 3 प्रकार के होते हैं आपका चेतन, अचेतन और अचेतन, और ईड, ईगो, सुपर ईगो। इसको हिंदी में कहते हैं ईदम, अहम और पराहम। तो इस प्रकार से बात हुई थी। यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया कि मानव मस्तिष्क जो होती है इसकी तुलना जल में डूबी हुई बर्फ की चट्टान से की है। जिस प्रकार से, गुड इवनिंग जानकी, आप भी 1-2 क्लास मिस कर दी हैं। तो मानव मस्तिष्क की तुलना जो है इन्होंने जल में डूबी हुई बर्फ की चट्टान से की, जो मैंने आपको फिगर में दिखाया, जिसका अधिकांश भाग जल में डूबा है, मतलब मैक्सिमम जो है वो जल में डूबा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अचेतन कहते हैं, जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। तथा मानव प्रकृति की निराशावादी तथा निश्चयवादी छवि पर ध्यान केंद्रित करता है। जो निराशावादी मतलब जिसपे किसी चीज को लेके आप एकदम डिप्रेस है, उस टाइप की छवि को ध्यान देता है इस पे। व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए अचेतन की इच्छाओं, अगर किसी के बारे में उसके पर्सनालिटी के बारे में जानना है तो आप उसके अचेतन मन के बारे में जानेंगे कि अचेतन की इच्छाओं, उसकी यौन इच्छाओं, जो यौन इच्छा हो रही है, सेक्सुअल डिजायर, और उसके बाद आक्रामकता, किसी चीज को लेके जो आपके अंदर बहुत ज्यादा आक्रामकता आ जाती है ना, आप उसको लेके एकदम अटैकिंग हो जाते हैं, तो अटैकिंग चीजों की, सब चीजों जो है, इन सब चीजों के बारे आपके आपके व्यक्तित्व के बारे में समझाता है। इन्हीं व्यक्तित्व का निर्धारक मानते हैं, इसी से व्यक्तित्व निर्धारण किया जाता है। तो सिगमंड फ्रायड का ये सिद्धांत था। इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इसको हमने फिगर में भी आपको बताया था, फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। चेतन क्या होता है? इसका तात्पर्य मन के ऐसे भाग से होता है जिसमें वे सभी अनुभूतियां, संवेदनाएं होती हैं जिनका संबंध वर्तमान से होता है, प्रेजेंट से होता है उनका संबंध। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वे सभी चीजें जो आप अभी देख रहे हैं, स्लाइड रुकी हुई है कि चल रही है स्लाइड? मुझे दिख रहा है कि स्लाइड वहीं पे रुकी है, आगे बढ़ रही है स्लाइड ना, दिखी है क्या? केवल मेरे में शो हो रहा है? अभी फिगर ही दिख रहा है या चेंज हो गया स्लाइड में? कोई रिप्लाई करे? ओके, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें जो अभी दिख रही है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, 2 है, 3 है। तीनों के बारे में मैंने आपको बताया क्या होते हैं। तो चेतन
मैंने बात आप सबसे हम लोग का चर्चा चल रहा था कि किस प्रकार से तीनों भाग होते हैं। मैंने इनको बताया आपको कि अचेतन मन में आपकी जो दमित इच्छाएँ होती हैं वो चीज़ें आती हैं, और अचेतन में होती हैं जो आप याद करने से आपको मिल जाए, चेतन में आपका जो वर्तमान चल रहा है। और उसके बाद मनोविश्लेषण सिद्धांत का कुछ अनुप्रयोग, मतलब क्या उसका उपयोग है, वो चीज़ें हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है? इसमें सिगमंड फ्रायड ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना अधिकतर समय मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगियों की चिकित्सा में व्यतीत किया। इनका उद्देश्य केवल रोगियों की चिकित्सा करना ही नहीं था, बल्कि मानव व्यक्तित्व को समझने में अपनी समझ विकसित करना था। जो सिगमंड फ्रायड थे ये मानसिक रोगी, जो मतलब कि किसी प्रकार के मानसिक रोगी मतलब कि होते थे, मानसिक रूप से बीमार होते थे, उनके ये डॉक्टर थे, उनकी चिकित्सा करते थे। तो उनकी चिकित्सा करते थे ये, और उसके बाद वहीं से फिर इन्होंने मन के व्यक्तित्व को भी समझने का इन्होंने सिद्धांत विकसित किया और लोगों को वहीं से समझना स्टार्ट किया। तो इन्होंने 3 इनके मुख्य अनुप्रयोग, एक है स्वप्न विश्लेषण। तो स्वप्न विश्लेषण ये सब याद रखिए की पॉइंट। ये स्वप्न विश्लेषण किसके अंतर्गत आता है? ये आपका फ्रायड ने किया था, ड्रीम एनालिसिस। फ्रायड के अनुसार करीब सभी स्वप्न जो होते हैं ये इच्छा पूर्वक होते हैं, क्योंकि स्वप्न में व्यक्ति अपने अचेतन की इच्छाओं की पूर्ति हो पाती है। जैसे कि आप जो चीजें करें, मतलब कि चाह के नहीं कर पाते, वो चीज कभी कभी आप सपने में पूरा कर लेते हैं। जो स्वप्न होती है वो आपके, जो मैंने बोला, अचेतन मन से ही स्वप्न आपका आता है। तो स्वप्न के जो स्वप्न के बारे में समझना था कि हाँ, स्वप्न से व्यक्ति के बारे में समझने के लिए स्वप्न का सहारा लिया जाता था, स्वप्न को एनालिसिस किया था। तो वो स्वप्न का विश्लेषण करना आपका, ये इन्होंने अपने सिद्धांत में, अपने व्यक्तित्व एनालिसिस में इन्होंने इसका उपयोग किया, स्वप्न विश्लेषण करना। ठीक है? उसके बाद पाराप्रोक्सिस, ये क्या होता है? पाराप्रोक्सिस आपका होता है, 1 मिनट जरा रुकिए, आपसे फिर से ज्वाइन होता हूँ। जो पाराप्रोक्सिस होता है ये एक सामान्य पद है जिसका प्रयोग फ्रायड ने उन भूलों या मनोवृत्तियों के लिए किया जिसे व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में प्राय करता है। इन भूलों में बोलने की भूल, जो स्किप ऑफ टंग है, लिखने की भूल, कुछ आप लिख रहे हैं लेकिन कुछ और लिखा गया, पहचानने की भूल, कुछ चीज आप किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, ये सब जो भूल है, इन सब चीजों का वो उन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट किया। क्योंकि जो आप टंग स्लिप होता है, ये सब चीजें होती है आपके मन में जो चलता रहता है, अचेतन मन में आपका जो चीजें, वो अचानक से आपके टंग स्लिप के माध्यम से, लिखने के माध्यम से आपको कुछ और लिखना चाहते हैं लेकिन कुछ और लिखा जाता है। तो इन सब चीजों का वो ये जो है इन्होंने इसका अध्ययन करना स्टार्ट किया। ये सब भूल और मनोविकृतियों के लिए इन्होंने प्रयोग किया। क्या नाम था उसका? पाराप्रोक्सिस, ये भूलों को जानने के लिए। समानता व्यक्तियों के लिए पाराप्रोक्सिस का कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु फ्रायड ने यह स्पष्ट किया कि वे अर्थहीन नहीं होते। जैसे कि आप कुछ अचानक से कोई भूल कर जा रहे हैं, कोई टंग स्लिप आपको जा रहा है, आप सोच रहे हैं कि नहीं ये ऐसे ही हो गया, लेकिन वो अर्थहीन नहीं होता, इन्होंने बोला। तो पाराप्रोक्सिस है, ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट होता है, और उनसे व्यक्ति की अचेतन इच्छाओं का पता चलता है। अचानक से आप कुछ बोल जाते हैं तो वो नॉर्मल ऐसे नहीं होता, उसका कोई मतलब ऐसा नहीं कि उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है। आप कुछ भी ऐसे नहीं बोल पाते हैं, आपके जो अचेतन मन की चीजें होती है वही अचानक से आपके जीभ से बाहर आ जाती है, अपने मन से आते हैं, टंग स्लिप ऑफ पेन ऐसा हो जाता है। तो ये इसकी पैराप्रोक्सिस की बात इन्होंने की थी आपका फ्रायड ने। और पैराप्रोक्सिस क्या होता है, मैंने बताया कि जो अचानक से भूल के कुछ टंग स्लिप और स्लिप पेन ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें उसी से होती हैं। ठीक है, तो ये आपका तीनों हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं मनोचिकित्सा। ये आपका मनोचिकित्सक थे फ्रायड। चिकित्सा जिसे मनोवैशेषिक चिकित्सा भी कहता है, उसका उद्देश्य अचेतन की इच्छाओं को चेतन में लाकर उसे अर्थ मत को समझना, रोगी के अहम को मजबूत करना, तो उससे अहम को पराहम के प्रभाव से मुक्त करना, और व्यक्ति के प्रत्यक्षण को वास्तविक बनाना होता है। देखिए, इन्होंने ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ये किसी के बारे में जानने के लिए कि चिकित्सक थे, जैसे मैंने आपको बताया उस चिकित्सक थे, तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। तो ये मन का विज्ञान के अंतर्गत जानने के लिए क्या होता था, ये कुछ ऐसे कार्य करते थे जिससे कि आपके अचेतन मन की चीजें आपकी चेतना में आ सके और वो उससे आपके व्यक्तित्व को जान सके। रोगी के अहम को मजबूत करना, आपके ईगो जो है, जो कि आपका मतलब कि सुपर ईगो और आपके ईड में मीडिएटर काम करता है, उसको मजबूत करना, और ईगो अहम और पराहम के प्रभाव से मुक्त कराना,
मजबूत करना, तो उसे अहम और पराअहम के प्रभाव से जो ईड है, ईड और सुपर ईगो के प्रभाव से मुक्त करना तथा व्यक्ति के प्रतिक्षण को वास्तविक बनाना है। फ्रायड ने रोगी के अचेतन की इच्छाओं को चेतन बनाने के लिए 2 प्रविधियों का प्रयोग किया। इसमें स्वतंत्र साहचर्य, जैसे कि आपके 2 टाइप से इन्होंने आपके जो अचेतन मन की जो चीजें हैं, जिससे कि जो आपका व्यक्तित्व पता चलता है, अचेतन मन से ही आपको चेतन मन में लाने के लिए इन्होंने 2 चीज का प्रयोग किया। एक फ्री एसोसिएशन, स्वतंत्र साहचर्य, दूसरा स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। आपके स्वप्न को जान के, स्वप्न को सुन के उससे आपके बारे में जानना, और दूसरा आपके स्वतंत्र साहचर्य, मतलब स्वतंत्र साहचर्य आगे हम लोग देखें क्या होता है, उसके माध्यम से हम लोग समझना कि क्या आप किस प्रकार क्या है। स्वतंत्र साहचर्य क्या होता है? मैं रोगी किसी चेतन विचार को प्रारंभ बिंदु मान को उसे स्वतंत्र साहचर्य की प्रक्रिया सामने है, बल्कि कई रोगी इसे अर्थ करने में सफल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको कोई सिचुएशन देके उस पे विचार करने के लिए कहा जाएगा। इस पे आप उसको देख के उस पे विचार करें कि क्या, मतलब कि इससे आप क्या समझ पा रहे हैं। कोई आपका कुछ ऐसा, कोई ऐसा फिगर समथिंग कुछ ऐसा देके आपको उस पे विचार करने के लिए कहा जाएगा, तो स्वतंत्र साहचर्य वो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यवहारिक सिद्धांत। तो इनके व्यवहारिक सिद्धांत क्या थे? इस उपागम के द्वारा व्यक्तित्व अध्ययन में इस बात पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति किन तरीकों से, किन माध्यमों से अपने पर्यावरण तथा अपने आप को जानता है, वह उनका किस तरह से मूल्यांकन करता है, सीखता है, सोचता है, निर्णय लेता है, समस्या का समाधान करता है। वास्तव में संज्ञानात्मक उपागम व्यक्तित्व अध्ययन का सबसे तर्कसंगत मनोवैज्ञानिक उपागम है, ये जो संज्ञानात्मक उपागम है, क्योंकि इससे केवल चेतन मानसिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्तित्व अध्ययन के अन्य सिद्धांतों में भी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, परंतु इस सिद्धांत में संपूर्ण व्यक्ति को ही, न किसी एक भाग, किसी अंश भाग को उसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में समझने की कोशिश की जाती है। इसमें बात यही की जा रही है संज्ञानात्मक, इसमें मैंने आपको बताया था, आपका जो मन है, मन का अध्ययन किया जाता है। मन का अध्ययन करने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान किया जाता है। आपके किस प्रकार से आप सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, वो सब चीजों पर डाल दिया जाता है। वो ये 3 चीजों, ईड, ईगो एवं सुपर ईगो की धारणाओं के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसका विवरण भी हमने आपको पीछे समझा भी दिया था, फिर से बता देते हैं क्या है। ईड मैंने आपको बताया कि ईड जो है, ये क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं बहुत सारे, कि ईड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, इस पे बनते हैं। चेतन और अर्धचेतन, अचेतन, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, और कौन सी थ्योरी दी थी? तो मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी दी थी। तो ये सब प्रश्न यहाँ से बनेंगे। फ्रायड ने थ्योरी कौन सी दी थी? तो ईड क्या है? मानव मन के इस पक्ष में व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व से संबंधित पार्श्विक प्रवृत्तियां, मतलब कि जो एकदम एनिमल वाला जो टेंडेंसी नहीं है, वो चीजें ईड में भरी होती है। अनैतिक भावनाएं, बहुत इनमोरल एकदम चीजें भरी रहती हैं। इसी के माध्यम से मानव इंद्रिय जनित सुखों की खोज करता है। आपके जो इंद्रियों को जो सुख आपको चाहिए, उसी आप चाहते हैं कि तुरंत मिल जाए, तो यहीं से आप यहीं से मन की आपका वो होता है, मन किसी भाग से आपको होता है। अब तथा अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए किसी भी नियम अथवा रीति रिवाज का उल्लंघन कर सकता है। जब आपका ईड हावी हो जाता है, बहुत से ऐसे जो मुस्लिम होते हैं जो कि इलीगल कार्य करते हैं, तो वो मुलजिम यहीं से उनका ईड बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, उनको ईगो, सुपर ईगो उनका खत्म हो जाता है। तो ईड हावी होने पे आप अपनी, मतलब कि एकदम पार्श्विक प्रवृत्तियां आपके हो जाएंगे, एकदम क्रूअल हो जाएंगे, एकदम अनैतिक हो जाएंगे। तो ये चीजें ईड से होती हैं। ईगो जो होती है, मैंने बताया आपको कि ईगो दोनों के बीच में, सुपर ईगो और इसके बीच में एक बैलेंस बनाती है, एक मीडिएटर का रोल निभाते हैं कि हमें अपनी इच्छाएं पूरी हो जाए और हम सामाजिक जो नियम है उनके अनुसार कार्य करें। तो ईड के सामाजिक नियम विरुद्ध कार्यों को रोकने के लिए ईगो अर्थात अंतःकरण पहरेदार, मतलब एक पहरेदार के रूप में काम करता है। उसको देखता है कि किस प्रकार से आपकी इच्छाएं और समाज जो है, दोनों समाज के जो मूल्य हैं उसको भी पालन किया सके। वह व्यक्ति को क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं का निर्णय करता है। तो अवांछनीय इच्छाओं का दमन करता है। इस प्रकार ईगो जो है मानव की विवेचना शक्ति जो वास्तविकता की सतह पर कार्य करती है। मनुष्य को किन इच्छाओं को कैसे और कितना संतुष्ट होना चाहिए, इसके बारे में बात करता है। मतलब कितना हम अपनी इच्छाओं, जो हमारी इच्छा हमें पूरी करनी है, कितना हम संतुष्ट करें, वो ईगो उसके बीच में मध्यस्थता का कार्य करके उसको पूरा करता है। ठीक है, आगे सुपर ईगो मैंने बताया, ये इसमें आप बहुत अच्छे आदर्श और बहुत नैतिकता, इसमें मन का बहुत आदर्श और नैतिकता पे बल दिया था कि मतलब आप
पुण्य पाप ये सब चीजें, ये सब क्या अच्छा क्या बुरा, ये सब चीजों पर बहुत विशेष ध्यान देता है। सामाजिक मान्यताएं क्या है, ये मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का आपके आदर्श होते हैं। तो एक्सट्रीम लेवल के जो आदर्श होते हैं उसमें, और जो आपका ईड है, जो आपकी तुरंत इच्छा जो पूरी करने वाला होता है, उसमें जो ईगो है वही मध्यस्थता काम करेगी, क्या पूरा करना है वो आपको कार्य करवाता है ईगो। तो ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में मैंने आपको बताया। कहीं किसी को कोई डाउट है तो आप पूछे। कोई डाउट आप सबको? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है आप लोग बता भी सकते हैं। कार्ल रोजर्स का साम्प्रतिक सिद्धांत क्या होता है? फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ कार्ल रोजर्स। तो ये कार्ल रोजर्स थे, इन्होंने भी व्यक्तित्व के सिद्धांत कुछ दिए थे, वो हम लोग देख लेते हैं क्या था। तो कार्ल रोजर्स जो थे, इनका जन्म 1902 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो घटना विज्ञान और समृद्धि शास्त्र फेनोमेनोलॉजिकल के नियमों पर आधारित है। अब घटना विज्ञान क्या है, फेनोमेनोलॉजिकल क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, घटना विज्ञान का क्या मतलब है? अनुभव की प्रासंगिक स्थितियों के साथ साथ प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण से अनुभव किए गए सचेत अनुभव की संरचनाओं का अध्ययन करना। घटना विज्ञान लोगों के जीवित अनुभवों को समझने का एक तरीका है। इसमें अनुभव करने वाले व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करके अनुभव के बारे में बातचीत किया जाता है। ठीक है जानकी, बाकी लोग को भी शायद समझ में आया कि नहीं, लेकिन आपको आया, अच्छी बात है। देखिए, ये जो हम लोग कार्ल रोजर्स की बात कर रहे हैं आगे अभी, कार्ल रोजर्स, इन्होंने घटना विज्ञान की बात की थी, फेनोमेनोलॉजी। तो ये फेनोमेनोलॉजी जो है ये आपका रिसर्च का एक टाइप है पूरा। फेनोमेनोलॉजी हम लोग रिसर्च जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पूरा टाइप है फेनोमेनोलॉजी। इसी को हम लोग घटना विज्ञान कहते हैं। तो फेनोमेनोलॉजी जब रिसर्च किया जाता है तो उसी से आप लोग समझ पाएंगे क्या होता है। मैंने बताता हूँ आप लोग को फेनोमेनोलॉजी क्या होता है। रिसर्च ये ऐसा रिसर्च होता है जिसमें जो रिसर्चर होता है वो फील्ड में जाता है, मतलब जिसके बारे में उसको रिसर्च, जैसे ये एक समुदाय के बारे में, किसी ऐसे समाज के बारे में जानना होता है जो कि हम लोग उसके बारे में नहीं जान पाए, हम समाज से कटा हुआ है, तो ऐसे विशेष संदर्भ में जाना जाता है। तो जो जिसके बारे में भी जाना जाता हो, जो भी हम लोग को जाना हो, उस वहां पे जा करके डायरेक्ट उसका अनुभव खुद फील करके, उसमें उस सिचुएशन में खुद जी करके डेटा लेना, वो कहलाता है आपका फेनोमेनोलॉजी। तो घटना विज्ञान भी इनका जो सिद्धांत है व्यक्तित्व का, ये आपका ऐसा सिद्धांत है जो आपके उस सिचुएशन में जाकर के आपको समझना कि हम व्यक्तित्व किस प्रकार का है। व्यक्ति को समझने के लिए उसके सिचुएशन में जाना और समझना कि हाँ वो किस प्रकार का है। आपका कार्ल रोजर्स ने इसको साम्प्रतिक सिद्धांत फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी किया था। तो पहला जो क्वेश्चन है वो यहां से आएगा कि कार्ल रोजर्स ने कौन से थ्योरी दी थी, तो उसको हम लोग इंग्लिश में फेनोमेनोलॉजिकल कहेंगे, हिंदी में साम्प्रतिक सिद्धांत कहेंगे। और साम्प्रतिक सिद्धांत क्या होता है मैंने आपको समझाया कि इसमें आप जो होते हैं, जो किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उसके परिस्थिति में अपने आप को पूरी तरीके से उसके परिस्थिति तक ले जाते हैं और समझते हैं कि वो क्या है, किस प्रकार का है। समृद्धि शास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति की अनुभूतियों, भाव, जो आपकी अनुभूति है, जो आपके इमोशंस है, भाव है, ये सब चीजें मनोवृत्ति तथा उनके अपने बारे में, आत्मन के बारे में, तो दूसरे के बारे में व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसमें जो दूसरी कंसेप्ट आता है वो आगे हम लोग अभी फिर से देखेंगे। इसमें एक आत्मन आता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, प्राणी होता है। दो शब्द आते हैं इसमें, एक आत्मन सेल्फ और एक ऑर्गेनिज्म प्राणी। तो इसमें स्वयं के बारे में जो जाना जाता है वो आत्मन कहलाता है। आत्मन और दूसरे के बारे में व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन कहता है कि हम स्वयं के बारे में, हमसे पूछा जाएगा कि आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, तो इसके बाद ऐसे पूछ के उसके बारे में हम जानेंगे। तो रोजर्स के सिद्धांत को मानवतावादी आंदोलन का समर्थक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, ये ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट है। तो देखिए ये सब शब्द याद रखिएगा, ह्यूमनिस्टिक सब नोट कर लीजिए। रोजर्स में, कार्ल रोजर्स में जो शब्द है जैसे कि ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट, पहला आपका था क्या, फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी कार्ल रोजर्स ने दिया था, और दूसरा आपका जिसको हिंदी हम लोग साम्प्रतिक सिद्धांत, समृद्धि शास्त्र सब कहते हैं हम लोग,
दूसरी चीज कही कि इन्होंने मानवतावादी आंदोलन का समर्थक था इन्होंने। अगली बात क्या है, इन्होंने सेल्फ थ्योरी की बात की थी। रोजर्स का जो व्यक्तित्व सिद्धांत था, इन्होंने आत्म सिद्धांत या सेल्फ थ्योरी पे बात की थी। सब आगे हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे, सेल्फ थ्योरी क्या है, सब चीजों को हम लोग समझेंगे, सेल्फ क्या है, आत्मन क्या है, सब चीजें आगे हैं। आत्म सिद्धांत उन्होंने बोल दिया था, व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत माना जाता है। तो जो ह्यूमन सेंटर सिद्धांत किसने है, कार्ल रोजर्स ने दिया था। उसके बाद आप लोग क्या नोट करेंगे कि इन ह्यूमन नेचर के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता की बात की थी। ये जो नीचे सारे वर्ड है ना, सब नोट कर लीजिए कि ये सब किसमें आता है, कार्ल रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत में आता है। विवेक पूर्णता की बात इन्होंने की थी, रेशनैलिटी, पूर्णतावाद, होरिजन, परिवर्तनशीलता की बात इन्होंने की है, आत्मनिष्ठता की बात की थी, अग्रलक्ष्यता, प्रोएक्टिविटी, अब आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में जान लेना, हाइपोथेसिस बना लेना, और हेस्टोस्टेसिस, विषम परिस्थिति में आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, अनोबिलिटी, अज्ञता क्या होती है उसके बारे में जानना। इन सब चीजों पे आपका बहुत जोर दिया जाता है, सब चीजों पे। इसको आगे हम लोग जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पे देखेंगे, लेकिन ये जो की पॉइंट है, की शब्द है, कीवर्ड है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब भी ऐसे कीवर्ड से जुड़े कुछ क्वेश्चन बने तो आप लोग कार्ल रोजर्स पे उस पे लगा दीजिएगा। आगे हम लोग और समझेंगे तो और हम लोग क्लियर हो जाएगा कार्ल रोजर्स ने क्या कहा था। उन्होंने बोला कि व्यक्तित्व के 3 प्रमुख भाग में व्यक्तित्व सिद्धांत को उन्होंने बांट दिया। कार्ल रोजर्स ने व्यक्तित्व को 3 सिद्धांत में बांट दिया। पहला क्या बोला, व्यक्तित्व का अस्थायी पक्ष, इंड्यूरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, जो आपका अस्थायी पक्ष क्या है उसमें हो गया। दूसरा व्यक्तित्व का गति, डायनेमिक ऑफ पर्सनालिटी, एक अस्थायी पक्ष हो गया, आपका डायनेमिक पक्ष हो गया, मतलब परिवर्तनशील, डायनेमिक, गतिकी हो गया। और अगला है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, किस प्रकार से डेवलप हो पाता है। तो इन्होंने 3 भाग में बांटा, एक अस्थायी व्यक्तित्व का अस्थायी पक्ष, एक आपका गतिशील पक्ष, एक आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से विकसित होता है, विकास होता है। तो ये तीनों आप लोग को कार्ल रोजर्स से याद रख लीजिएगा। उसका व्यक्तित्व के अस्थायी पहलू में क्या था, इसमें रोजर्स का व्यक्तित्व सिद्धांत उनके द्वारा प्रतिपादित क्लाइंट केंद्रित मनोचिकित्सा से प्राप्त अनुभूतियों पर आधारित है। जो उनके क्लाइंट थे उस पर उन्होंने मनोचिकित्सा करके उस पर सिद्धांत बनाया था। इन्होंने इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण पक्षों की बात की थी, एक प्राणी और दूसरा आत्मन, ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ पर विशेष ध्यान रखा। तो ये दोनों क्या है आगे हम लोग देखेंगे। तो व्यक्तित्व के अस्थायी पक्ष में 2 महत्वपूर्ण पक्ष है, एक प्राणी एक आत्मन। ठीक है, प्राणी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है। रोजर्स के अनुसार प्राणी एक ऐसा दैहिक जीव है, मतलब कि ये आपका मतलब किस कोई भी प्राणी, मतलब कि कोई भी जिसके बारे में अध्ययन करते हैं उस व्यक्ति को कहते हैं प्राणी, प्राणी ऑर्गेनिज्म। तो प्राणी एक जीव है जो किस प्रकार का, उसका शरीर भी है, एक मन भी है, दोनों तरह के कार्य करता है। तो उसका शारीरिक कार्य करता है, मनोवैज्ञानिक कार्य करता है, वो जीव है। ठीक है, जैसे इंसान किसी भी जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें प्रासंगिक क्षेत्र तथा आत्मन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। देखिए, प्रासंगिक क्षेत्र एक नया वर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम लोग फेनोमेनल फील्ड बोलते हैं। जो फेनोमेनल फील्ड है उसके बारे में। प्रासंगिक क्षेत्र क्या होता है, ये ऐसा क्षेत्र होता है जो हमारे आसपास, जिसमें हम लोग जो हमारे आसपास का जो क्षेत्र है जिसमें हम लोग कोई व्यवहार करते हैं, उस वातावरण जो हमारे आसपास का जिसमें हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रासंगिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें जो आपका प्राणी है इसके अंतर्गत क्या था, प्रासंगिक क्षेत्र और आत्मन। आत्मन मतलब जो स्वयं व्यक्ति स्वयं है, वो आत्मन, दोनों ही सम्मिलित है। रोजर्स का मत है कि प्राणी सभी तरह की अनुभूतियों का केंद्र बिंदु होता है और सभी तरह की चेतन व अचेतन अनुभूतियों के योग जिस क्षेत्र का निर्माण होता है उसे प्रासंगिक क्षेत्र कहते हैं। जो प्राणी होता है वो सारी अनुभूति, जो भी फीलिंग करते हैं, सबका केंद्र बिंदु होता है, मनुष्य होता है। और वो जो मनुष्य होता है उसके आसपास की सारी चीज, चाहे वो चेतन से संबंधित हो चाहे अचेतन से अनुभूति, जो भी है उसका जिस प्रकार का योग हो, चाहे जो देखता है वो, चाहे जो देख के उसके मन में भावना चली गई, दोनों, उस संपूर्ण क्षेत्र को क्या बोलते हैं, फिनोमिनल क्षेत्र बोलते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के चेतन और अचेतन अनुभूतियों को, जो सामने देख रहा है वो भी, और जो उसके मन में बैठा है, जो उसके अचेतन मन में, वो सारी जो उसका जो क्षेत्र होता है किसी व्यक्ति को समझने का, बारे में समझने का, वो सारा क्षेत्र जो है वो किस क्षेत्र कहलाता है, फिनोमिनल फील्ड, या इसको प्रासंगिक क्षेत्र कहते हैं। ये आपका प्राणी हो गया। ठीक है, सेल्फ क्या है, रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण संपर्क है आत्मन है। मतलब कि आपका जो पहला प्राणी होगा, दूसरा आत्मन। आत्मन क्या है, अनुभव के आधार पर व्यक्ति के प्रासंगिक क्षेत्र का जो भाग अधिक विशिष्ट हो जाता है उसे आत्मन कहता है। मतलब आप जो फेनोमेनल फील्ड है जिसमें आपका चेतन और अचेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इन दोनों का जो एक योग है ना,
ये इसका पूरा प्रासंगिक क्षेत्र होता है, उनका जो स्पेसिफिक पार्ट होता है, जो सबसे स्पेसिफिक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ बोलते हैं, आत्मन कहते हैं। उनका मत है कि किसी व्यक्ति में आत्मन नहीं होता, बल्कि स्वयं आत्मन का अर्थ ही संपूर्ण प्राणी से होता है। मतलब आत्मन कोई एक भाग नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्राणी ही जो है वो आत्मन कहलाता है। और रोजस के आत्मन का विकास शैशवावस्था, जब बच्चा पैदा होता है तभी हो जाता है। उस शिशु की अनुभूतियों का एक अंश या भाग अधिक मूर्त रूप में प्राप्त करने लगता है, मैं या मुझको के रूप में धीरे धीरे विशिष्ट होने लगता है। और रोजस के आत्मन के दो तत्व है। आत्मन भी दो प्रकार का बटा है, एक आत्म संपृक्त है, आदर्श आत्मन। तो आप लोग ये दोनों वर्ड समझ पा रहे हैं? प्राणी और आत्मन क्या होता है? प्राणी मतलब एक जीव, या जिसके बारे में आप अध्ययन करना चाहते हो, वो व्यक्ति जिसका एक शारीरिक और मानसिक, उसका जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कार्य करता है, वो प्राणी कहलाता है। और प्राणी में आपका प्रासंगिक क्षेत्र और आत्मन दोनों सम्मिलित होता है। प्रासंगिक क्षेत्र क्या होता है? कोई वो व्यक्ति जिसका कोई चेतन और अचेतन संबंधित जो भी उसके फीलिंग्स हैं, जो उसके तत्व हैं, अनुभूति हैं, वो सारी अनुभूति क्या कहलाते हैं? आपका फिनोमिनल फील्ड कहलाता है। तो फिनोमिनल फील्ड और आत्मन क्या है? आत्मन जो है वो वह विशिष्ट मतलब की भाग है, जिसमें जो ये आपका चेतन और चेतन का विशिष्ट भाग जो होता है वो आत्मन कहलाता है। और आत्मन जो है, जो आपका अनुभव है, उसको आत्मन कह रहे हैं। वो आत्मन जो है वो जन्म के समय, जब बच्चा जन्म के बाद जब आप शैशवावस्था में, तभी से उसका उसमें आत्मन मतलब उसका अनुभव जो है वो बनने लगता है, मूर्त रूप में होने लगता है, आने लगता है। तो ये आत्मन हो गया। दोनों चीजें समझ में आ रही है? ऑर्गेनिज्म और आत्मन क्या है, सेल्फ क्या है, और आपका फिनोमिनल फील्ड क्या है, ये सब समझ में आ रही है? उसके बाद आता है सेल्फ कंसेप्ट। देखिए, ये जो आत्मन में दो प्रकार का बांटा गया है, सेल्फ कंसेप्ट और आइडियल सेल्फ, दो प्रकार का बांटा गया है। ये सब की पॉइंट है, मतलब कीवर्ड है। अगर इस टाइप के आते हैं तो आप लोग इसको सीधा कार्ल रोजर्स में मार दीजिए, कार्ल रोजर्स संबंधित है सब। तो आपका सेल्फ कंसेप्ट क्या है? ओके जी, जानकी। सेल्फ कंसेप्ट क्या है? आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं में अनुभूतियों से होता है जिससे व्यक्ति अवगत होता है, हालांकि उसमें उसका परिचय ऐसा सही नहीं है। तो मतलब कि आप जो फील करते, जो अनुभव कर रहे हैं, वो सारी अनुभूति जो आप जिससे आप अवगत हैं, मतलब आप उसको जानते हैं, वो आत्म संप्रत्यय कहलाता है। सेल्फ कंसेप्ट जो आप मतलब जिसको आप जान रहे हैं, ठीक है। और आदर्श आत्मन क्या होता है? ये ऐसी छवि होती है जो जिससे वो अपने आप को आदर्श मानता है। मतलब कि आदर्श आत्मन में केवल आदर्श की बात की जाएगी, बच्ची की, किसी भी बालक के या किसी भी व्यक्ति की, उस व्यक्तित्व की जो अच्छी अच्छी बातें जो होंगी, जो अपने बारे में कि अपने बारे में अच्छा एक फील्ड बनाया जाता है कि हम बहुत अच्छे हैं, तो अपने बारे में जो अच्छी चीजें उसके हैं वो आदर्श आत्मन होते हैं। आत्मसंप्रत्यय में वो सभी पहलुओं की बात की जाएगी, जो वो अच्छी बुरी जो भी चीजें हैं वो आत्मसंप्रत्यय में आ जाएंगे। आपकी सारी अनुभूति जो है वो अच्छी आ जाएंगे आत्मसंप्रत्यय में। तो आत्मसंप्रत्यय में आदर्श आत्मन, ये दो चीजें हो गई, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए ये क्या है? व्यक्तित्व के अस्थायी पहलू में क्या क्या आता है? प्राणी, आत्मन आता है। प्राणी क्या होता है मैंने बताया, आत्मन क्या होता है वही बताया। उसके बाद आत्मन में दो चीजें आती हैं, आत्मसंप्रत्यय में आदर्श आत्मन, ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं व्यक्तित्व की गति की, डायनेमिक ऑफ पर्सनालिटी क्या है। देखिए, डायनेमिक ऑफ पर्सनालिटी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको मानते हैं बहुत महत्वपूर्ण अभिप्रेरक है, मतलब एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट्स है, जिसमें उन्होंने वस्तुवादी प्रवृत्ति, एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी, एक वर्ड इसमें आता है एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी, वस्तुवादी प्रवृत्ति। इसको व्यक्तित्व की गति को उन्होंने क्या बोला? वस्तुवादी प्रवृत्ति बोला। तो ये क्या है आगे हम लोग देखते हैं। रोजर्स के शब्दों में है कि वस्तुवादी प्रवृत्ति से तात्पर्य प्राणी में सभी तरह की क्षमताओं को विकसित करने की जन्मजात प्रवृत्ति से होता है, जो व्यक्ति को उन्नत बनाने या प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। ये जो वस्तुवादी प्रवृत्ति है, ये आपके अंदर क्षमताएं विकसित करती है कि आप जो है आप अपने आप को अच्छा बना सकें और अपने आप को प्रोत्साहित कर सकें। वो क्षमताओं को विकसित करना है जिससे आप अपने आप को अच्छा बना सके, वो क्या कहलाता है? वस्तुवादी प्रवृत्ति कहलाता है। तो एक और जो शब्द निकलता है वस्तुवादी प्रवृत्ति, वो किससे संबंधित है? आपका कार्ल रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत से। और डायनेमिक का पर्सनालिटी तो मैंने आपको बताया उससे संबंधित है। तो ये समझ में आया एक्चुअल टेंडेंसी क्या है? ये वही है जो जिससे कि व्यक्ति अपने आप की अपनी क्षमताओं को विकसित करता है, अपनी जन्मजात प्रवृत्ति होता है, मतलब जिससे वो अपनी कैपेसिटी डेवलप करता है वो चीजें।
उसका जो मानसिक शक्ति होती है जिससे कि अपनी कैपेसिटी डेवलप करने के लिए कार्य करता है, वो चीजें करे जाती हैं। जो व्यक्ति को उन्नत बनाने या प्रोत्साहन देने का कार्य करती है, आपको अच्छा बनाती है। रोजस का मानना है कि व्यक्तित्व की दो मुख्य आवश्यकताएं होती है जिनसे उसका व्यवहार या लक्ष्य निश्चित होता है। दो आवश्यकताएं होती हैं, एक अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, एक समृद्धि की आवश्यकता होती है। मेंटेनेंस नीड और इनहेंस नीड, इस दोनों से उसका व्यक्तित्व जो है, वो जो उसका व्यवहार है, वो डायरेक्ट होता है, निर्देशित होता है। तो अनुरक्षण आवश्यकता है, मेंटेनेंस, जैसे कि इसका नाम से ही लग रहा है, मेंटेनेंस मतलब अपने आप को ठीक ढंग से रख पाता, अपने भोजन की, अपनी हवा की, अपनी सुरक्षा की आवश्यकता पूरी कर पाता है, मेंटेन अपने आप को रख पाता है, वो मेंटेनेंस हो गया। और समृद्धि, इनहेंसमेंट मतलब अपने आप को अच्छा बना सकता है, वो इनहेंसमेंट हो गया। तो जो व्यक्तित्व होता है, इंसान अपने व्यक्तित्व के अंतर्गत इंसान इसमें देखा जाता है कि अपनी दो आवश्यकताएं पूरी करता है, मेंटेनेंस नीड करता है, इनहेंसमेंट पूरा करता है। अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कि जो दैनिक आवश्यकता आपके भोजन की, हवा की, सुरक्षा की, सब चीजें पूरा करता है। उसके बाद अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए जो भी कार्य हो सकता है उसको करता है। ठीक है, दोस्ती करना, मैच्योर और अपने आप को ढूंढना, आत्मविश्वास, सब चीज क्या इनहेंसमेंट में आती है। तो व्यक्तित्व की गतिकी में आ गया। आगे बढ़े, व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी क्या है। इसमें रोजस ने व्यक्तित्व के विकास में आत्मन तथा व्यक्तित्व की अनुभूतियों में संगतता को महत्वपूर्ण बताया। मतलब एक संगतता है, दोनों को जो एक साथ जोड़ता है वो संगतता कहलाता है। तो आत्मन और व्यक्ति की अनुभूति को जोड़ना कि इन्होंने बताया महत्वपूर्ण है, इसी से व्यक्तित्व का विकास होता है। आत्मन मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि आपकी अनुभूतियां होती हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण अनुभूतियां होती है, वही होती है व्यक्तित्व की। तो ये दोनों को जोड़ता है विकास में। जब इन दोनों में अर्थात व्यक्ति की अनुभूति और उसके आत्म संप्रत्यय के बीच अंतर हो जाता है तो व्यक्ति में चिंता उत्पन्न हो जाती है। जो आप अनुभूति करते हैं किसी चीज को लेकर, अनुभूति किए हुए हैं, और जो आपका संप्रत्यय है, मतलब आपका जो तत्काल किसी चीज को लेकर अनुभूति करता है, आप जो पहले से आपके मन में जो आत्म संप्रत्यय बना हुआ है, उन दोनों के बीच में कुछ अंतर आ जाए, मतलब जो भी सोच रहे हैं और जो आपका पहले से, मतलब कि जो आप किसी के बारे में पहले से जो जानते हैं, जो आपका प्रत्यक्ष अनुभव, दोनों के बीच में जब अंतर आता है तो आपके अंदर चिंता आ जाती है। और इसी चिंता को रोकथाम के लिए कुछ बचाव करता है और अपनी प्रतिरक्षा करता है। उसको दो बचाव उन्होंने बताया, एक विकृति और खंडन बताया। समझ में आ रही है यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि आपका जो आत्मन है, मतलब कि आप जो पहले से किसी चीज को लेके कुछ अनुभूति कर लिए कि ये चीज ऐसी होती है। मतलब कुत्ता जो होता है, डॉग जो होता है, वो उसके वो मतलब 4 लेग्स पे चलता है, चारों पैर पे वो चलता है। अब आप ऐसा कोई डॉग देख रहे हैं जो 2 पैर पे चलने लग रहा है, तो आप कहेंगे अरे ये क्या हो गया। तो वो जो है वो अंतर आ गया, तो वो आपका चिंता हो गया। मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो वो चिंता जो है वैसी चीज में, जब ऐसे किसी भी सिचुएशन में जब ऐसी चीजें आती है जो हमारे पहले से अनुभव है, जो करंट अनुभव में दोनों में अंतर हो जाते हैं, तो उसमें उसमें उससे बचने के लिए, उसके मन में जो चिंता है, तो उससे बचने के लिए 2 उपाय करता है। उसके एक करता है विकृति, दूसरा करता है खंडन। विकृति में क्या है, विकृति में व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को एक अनुपयुक्त व्याख्या करता है ताकि वह आत्म संप्रत्यय के कुछ अनुकूल दिखाई पड़े। मतलब कि वो जो चीजें हैं उसको उसकी एक व्याख्या कर लेता है, कि मतलब कि एक अनुपयुक्त व्याख्या, मतलब कि अगर आपको कुछ ऐसा दिखाता है कि हो सकता है ठीक ऐसा डॉग है जो 2 पैर पे चल सकता है, कोई बात नहीं, तो उस चीज को विकृत करके एक व्याख्या कर लेता है कि जिससे कि अपने आप को अनुकूल रख सके, चिंता से बच सके। यहाँ व्यक्ति की अनुभूतियों का प्रत्यक्षण तो करता है, जो मतलब चीज देख रहा है कि 2 पैर पे चला, उसको प्रत्यक्षण करता है, परंतु उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाता है कि क्यों चल रहा है, उसको नहीं समझ पाता विकृति में। खंडन में क्या है, क्यों मान लेता है कि ये होता ही नहीं, ये सब गलत है, जो भी चीजें देख रहे हैं उसमें कुछ ऐसा है जो सही नहीं है, तो खंडन कर दे, उसको गलत मान ले, उसको देखे समझे ही नहीं ये चीजें हैं, तो खंडन हो गया। ठीक है, तो व्यक्ति में चिंता की मात्रा निश्चित रूप से कम हो जाती है। अगर खंडन कर दे तो चिंता खत्म हो जाती है। परंतु जब व्यक्ति की अनुभूति, जो अनुभूत कर रहा है, जो उसका आत्म संप्रत्यय, जो सेल्फ कंसेप्ट में कोई अंतर नहीं होकर परस्पर संगति हो जाती है, तब उसे हम कहते हैं स्वस्थ व्यक्तित्व, हेल्थी पर्सनालिटी कहते हैं। जो हमारी अनुभूति है पहले के, जो हमारे आत्म संप्रत्यय है, जो भी बन रहे हैं, उन दोनों में जब कोई अंतर नहीं रहेगा तो वो हेल्थी पर्सनालिटी कहलाएगा। और इस तरह के स्वस्थ व्यक्ति को रोजस ने पूर्ण रूपेण सफल व्यक्ति, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन कहा है। तो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, ये सब जो बातें हो रही हैं, मानवतावादी समझ जो भी बातें हो रही है, वो आपका कार्ल रोजर्स से संबंधित है। कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति की अपनी क्षमताओं, योग्यताओं को सही ढंग से समझकर उनके अनुकूलतम प्रयोग करते हैं।
ठीक है, अपनी योग्यता क्षमता समझ के उसका प्रयोग करते हैं, ये कार्ल रोजर्स ने कहा था। तो ये कार्ल रोजर्स का सिद्धांत आप लोग को समझ में आया। 3 चीजें मैंने बताई थी, जो व्यक्तित्व के अस्थायी पक्ष, गतिकीय और व्यक्तित्व का विकास, 3 चीजें थी। अस्थायी पहलू मैंने आपको बताया प्राणी और सेल्फ, और आत्मन में मैंने आपको बताया सेल्फ में 2 चीजें, सेल्फ कंसेप्ट एंड आइडियल सेल्फ। उसके बाद व्यक्तित्व की गतिकी, डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी में आपको बताया किस प्रकार से उसका अपने आप व्यवहार को वो पूरा करता है, आवश्यकता को पूरा करता है। तो मेंटेनेंस नीड और इनहेंसमेंट नीड उसमें आया। उसका व्यक्तित्व के विकास में वो आया आपका किस प्रकार से विकृति और खंडन करता है, और जितना उसका सेल्फ कंसेप्ट और उसकी अनुभूतियां जो एक्सपीरियंस है वो सही रहेंगी, वो चीजें उतनी अच्छी चलेंगी। तो ये मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से ये आपका व्यक्तित्व का सिद्धांत खत्म हुआ, मतलब कि ये कार्ल रोजर्स का सिद्धांत व्यक्तित्व का खत्म हुआ। तो आपको फ्रायड और कार्ल रोजर्स दोनों समझ में आ चुके हैं कि नहीं आए हैं? मैसेज करके बताइए तो हम लोग आगे बढ़े। फिर आलपोर्ट की थ्योरी फिर हम लोग चलते हैं। आज हम लोग 9:15 तक क्लास करेंगे, क्योंकि आप हम सोचे कि ये पूरा हो जाए। समझ में आया? हम लोग आलपोर्ट की थ्योरी चले। ओके जानकी, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? केवल जानकी ही कमेंट कर रही है, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नेहा है ऑनलाइन, जानकी है, सुनीता है, कितने लोग ऑनलाइन हैं? चलिए हम लोग आलपोर्ट का चलते हैं। फिर आलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी ऑफ आलपोर्ट। अब देखिए आलपोर्ट ने जो बताया वो किसी पर्सनालिटी को नहीं बताया किस प्रकार से इफेक्ट होता है, पर्सनालिटी को कैसे जानेंगे, वो उन्होंने ट्रेट बदल दिया, एक सिलगुण बोल दिया। ये ऐसे जो बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब कि गुण होते हैं, सिलगुण होते हैं, जो इंसान में व्यक्त रहते हैं, दबे रहते हैं, और उसी के अनुरूप जिस प्रकार के सिलगुण उसमें अधिक होंगे, जैसे क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा, सिलगुण मतलब कि ऐसा स्थायी कोई आपके अंदर कोई ऐसे मेरिट्स या गुण जो है वो ऐसे भरे पड़े हैं, जो आपका बढ़ेगा उस हिसाब से वो एक एक उसमें सिलगुण में लिया जाएगा। तो सिलगुण के संबंधित ट्रेड से संबंधित थ्योरी 2 लोगों ने दिया था, एक आलपोर्ट ने दिया था, एक कैटल ने दिया था। तो सिलगुण सिद्धांत ये कहता है, तो सिलगुण सिद्धांत को विशेषक सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि ये आलपोर्ट की जो सिद्धांत है उसको हम लोग सिलगुण सिद्धांत कहते हैं, और सिलगुण सिद्धांत में 2 लोग हैं, एक आपका आलपोर्ट है, एक कैटल है। तो इन्होंने बोला, इसको इन्होंने कहा कि इसको विशेषक सिद्धांत भी कहते हैं। व्यक्तित्व के सिलगुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना जो है, जो इंसान का पर्सनालिटी बनता है वो कई सील गुणों से मिलकर बना होता है। और सील गुण क्या होते हैं? सील गुण वो होते हैं जो इसको जो जिससे कि व्यक्ति के व्यवहार हम का वर्णन कर पाते हैं कि व्यवहार इस प्रकार का है, उसका जो वर्णन कर पाते हैं वो सील गुण कहलाते हैं। तो व्यवहार के संगत, कंसिस्टेंट एंड अपेक्षाकृत अस्थायी स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। सील गुण क्या होता है कि एक आपका जो व्यवहार है अस्थायी स्वरूप जो व्यवहार का होता है, जैसे कि ईमानदारी हो गई, आपकी मेहनत कर्मठता हो गया, मेहनत कर पाते हैं, नैतिकता हो गई, सामाजिक हो गई, परोपकार हो गया, सत्य बोलना हो गया, ये सब सील गुण हो गए। तो ये सब चीजें ये सब मतलब ये सब गुण जो है अस्थायी गुण आपके अंदर अच्छे से रहते हैं मन में, और जितना अधिक जिसके मन में रहेगा वो उस हिसाब से उसके व्यक्तित्व की व्याख्या की जाएगी। तो इसमें कुछ सील गुण थे, सील गुण के आधार पे वो व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। तो कैटल ने ऐसे बहुत सारे बताए, लेकिन 12 जो है इंपॉर्टेंट बताए थे कैटल ने, और जो आलपोर्ट है उन्होंने भी आगे देखेंगे हम लोग कितने बताए हैं। उन्होंने भी 2 है, लेकिन एक और अन्य करके 3 हो जाता है, लेकिन 2 उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये अस्थायी होता है, इसमें आपका ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, समय की पाबंदी, सामाजिकता, नैतिकता, सहयोग, परोपकार, सत्य बोलना, ये सब सिलगुण है। अब समय के पाबंद है तो ये आपका गुण है, सिलगुण है, आपके अंदर वो गुण विद्यमान है। आपके अंदर सामाजिकता है, ये सब कर्तव्यनिष्ठा, आप कर्तव्य के प्रति जागरूक है, तो ये आपका सब सिलगुण है। स्पष्ट है कि सिलगुण परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सिलगुण सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तित्व को प्रकार के रूप में नियंत्रित नहीं माना जा सकता,
भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक शील गुणों का जाहिर मानता है कि व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के शील गुण हैं, वो अलग अलग नहीं बल्कि सब शील गुण का एक माना जाता है। ठीक है, ये शील गुण भिन्न भिन्न मात्रा में व्यक्ति में विद्यमान होते हैं एवं इनके आधार पर व्यक्तित्व के व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। किस प्रकार का व्यवहार है, ये शील गुण जान के कि किस प्रकार के शील गुण उसके अंदर हैं, अधिक है, उससे उसके व्यवहार को हम समझ पाते हैं। क्या जैसे बोलते हैं कि ये जो लड़का है या ये जो इंसान है, ये बहुत ईमानदार इंसान है, ये बहुत एकदम सत्यवादी है, बहुत एकदम सत्य बोलता है, बहुत हॉनेस्ट है। ये सब उसके शील गुण है। शील गुण के अनुसार हम लोग व्यक्तित्व के बारे में पता करते हैं। तो ये आलपुट ने दिया था, शील गुण दिया था इन्होंने। शील गुण भिन्न भिन्न मात्रा में व्यक्ति में विद्यमान होते हैं एवं इनके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या की जाती है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है। हालांकि देखिए, पर्सनालिटी की थ्योरी आपकी 2-3 एक ही साथ हो जा रही है तो आप एकदम सब घास-पात हो जाएगा। तो इसलिए लेकिन समय का भी इस प्रकार से पाबंदी है कि मुझे मजबूरी भी है कि मैं सब जल्दी-जल्दी खत्म करूँ, वरना एक-एक करके आप लोग सुनते समझते तो आपके अस्थायी बना होता। तो इसका जो इससे बचाव के उपाय कि आपका जो अस्थायी बने इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग उसको बार-बार पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपका अस्थायी हो जाएगा। तो ये आप लोग समझते रहिए कि एक ही साथ कई सारा सिद्धांत पढ़ लेते हैं तो एकदम सब पच-पच हो जाता है, बहुत ज़्यादा सब। तो यहाँ पे जो बात की जाएगी, आलपोर्ट ने ट्रेड थ्योरी दिया था। और देखिए, शुरुआत में हमने फ्रायड की बात की थी, फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक दिया था, मन का विश्लेषण किया था। कार्ल रोजर्स की हमने बात की तो कार्ल रोजर्स ने मानवतावादी और बाकी चीजें हमने पढ़ी, वो दिया था। फिनोमेनोलॉजिकल ये सब चीजें कही थी, एकदम घटना विज्ञान जो भी संघर्ष शास्त्र से कुछ था ना, तो वो दिया था। उसके बाद आलपोर्ट जो थे उन्होंने ट्रेड थ्योरी दिए थे, और आलपोर्ट के बाद ट्रेड थ्योरी आपका कैटल ने भी दिया है। तो ये चीजें हैं सब, और आप लोग समझ पाए होंगे अब तक कि शील गुण क्या होता है। तो हम लोग इन्होंने बोला कि शील गुण के आधार पे ही व्यक्तित्व का व्याख्या किया जाता है। और शील गुण को ही व्यक्तित्व संरचना की मौलिक इकाई, मतलब जो व्यक्तित्व बना है वो हमारे शील गुण से ही बना है, हमारा व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो बनी है। ठीक है, आलपोर्ट के साथ व्यक्तित्व का व्यवहार व्यक्ति किसी प्रकार का द्वारा बल्कि विभिन्न प्रकार के शील गुणों द्वारा निर्धारित होता है। जो व्यक्तित्व का व्यवहार है वो शील गुणों द्वारा निर्धारित होता है और कोई भी प्रकार से निर्धारित नहीं होता, बल्कि शील गुणों द्वारा निर्धारित होता है और जो उसमें भिन्न प्रकार के हैं। इस प्रकार शील गुण सिद्धांत व्यक्तित्व की मूल इकाई को अर्थात शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व के व्यवहार की व्याख्या करता है। अर्थात आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के निर्धारण शील गुणों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण। ठीक है, 2 भागों में बांटा है, सामान्य और व्यक्तिगत। व्यक्तिगत भी आगे 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो समान शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण। कॉमन शील गुण क्या होता है? ये ऐसी चीज होती है जो समानता लगभग सब में पाई जाती है। जैसे कि कोई उसके जो कि व्यक्ति क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत नियमितता, मतलब जो ऐसे कॉमन होते हैं जो लगभग सब में पाए जाते हैं, समाज में अधिकांश लोगों में पाते हैं, ये समान शील गुण होते हैं। और व्यक्तिगत शील गुण क्या होते हैं? व्यक्तिगत शील के अंतर्गत महत्वपूर्ण शील गुण होते हैं, ये जिसके अंतर्गत मतलब कि व्यक्ति केंद्रित होता है, मतलब कि खास व्यक्ति में पाया जाता है, तो वो व्यक्तिगत केंद्रित हो गया, आपका व्यक्तिगत शील गुण हो गया। व्यक्तिगत शील गुण ऐसे शील गुण से है जो किसी समाज के व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होते हैं, मतलब एक विशेष पर्सन तक वो सीमित। जैसे कि बहुत अच्छा नेता वाले जो गुण है वो किसी में आ गए तो वो एकदम नेतृत्व वाला गुण हो, तो नेतृत्व का शील गुण उसके अंतर्गत आ गया, तो वो एकदम मतलब खास नेता होगा। तो उस प्रकार से उसके अंदर वो व्यक्ति पर्सनल ट्रेट हो गया उसका, तो ये खास हो जाते हैं बहुत, तो वो व्यक्तित्व शील गुण कहलाते हैं। उस समाज के प्रत्येक में मतलब वो कोई स्पेशल, मतलब आपके अंदर कुछ यूनिक नहीं है साझा बहुत ज्यादा एकदम अच्छा, तो आपका पर्सनल ट्रेट हो गया। तो क्या होता है, इन शील गुणों के अलावा व्यक्ति विशेष में परस्पर तुलना नहीं, बल्कि एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। मतलब दूसरे व्यक्ति से उसकी तुलना नहीं की जाए क्योंकि वो स्पेशल उसके अंदर आता है, बल्कि अध्ययन किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में भी कहता है कि वो सत्य अहिंसा के उसके उनके अंदर एकदम अच्छे से सत्य बोलना, अहिंसा, ये सब चीजें उनके अंदर ट्रेड्स एकदम अच्छे खासी थी, व्यक्तिगत शील गुण था उनका, सारे उनके काम भी उसी पे चले थे। तो आलपोर्ट ने समान शील गुणों की अपेक्षा व्यक्तिगत शील गुणों पर अधिक बल दिया, मतलब तभी आप किसी के व्यक्ति के बारे में जान पाएंगे जब उसके व्यक्तिगत शील गुणों से उसको समझेंगे। समान सब में रहता है, तो उनके अनुसार व्यक्तिगत प्रवृत्ति ऐसी है जो व्यक्तित्व के केंद्र में होती है, जो ये व्यक्तित्व होती है केंद्र में होती है आपका। ठीक है, कहाँ चला गया भाई, कहाँ गया? तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व प्रवृत्ति के दृश्य को 3 भागों में बांटा है। जो व्यक्तिगत शील गुण है इसको 3 भागों में बांटा है। व्यक्तिगत शील गुण को, समान शील गुण तो सामान्य है, व्यक्तिगत शील गुण को 3 भागों में बांटा है।
इसको एक होता है कार्डिनल प्रवृत्ति, कार्डिनल डिस्पोजिशन, सेंट्रल डिस्पोजिशन और आपका सेकेंडरी डिस्पोजिशन। कार्डिनल मतलब कार्डिनल प्रवृत्ति, केंद्रीय और गौण। कार्डिनल क्या होता है? यह व्यक्तित्व प्रवृत्ति व्यक्तित्व का इतना प्रमुख है, मुख्य गुण होता है, इसे छिपाया नहीं जा सकता। मतलब कि एकदम ये जो आपका जो व्यक्तित्व मतलब कि पर्सनल जो है आपका सिलगुण, व्यक्तित्व सिलगुण, जो आपका व्यक्तिगत सिलगुण है, पर्सनल ट्रेट, उसमें जो कार्डिनल प्रवृत्ति है, कार्डिनल प्रवृत्ति ऐसा होता है आपके अंदर ऐसी इतना मतलब कि इतना अच्छा सिलगुण मतलब आपके व्यवहार होगा जो एकदम तुरंत चर्चित करेगा। जैसे मैंने बताया महात्मा गांधी की बात, सत्य अहिंसा उन्होंने पूरे चर्चित हो गए। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध भी अहिंसा की बात, तो ऐसे उनके अंदर सिलगुण भर गया जो जिससे वो पूरे चर्चित हो जाएंगे, मतलब कि बहुत अधिक से वो दिखाई देगा, एकदम अच्छे से आप में उभर के दिखता है। तो आपका कार्डिनल प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति प्राय सभी व्यक्तियों में पाई, प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 ऐसे गुण होते हैं जिसके अंतर्गत उसका व्यक्तित्व अत्यधिक सक्रिय होता है। समानता कहा था कि व्यक्तित्व का व्यक्तित्व इन 5-10 गुणों के अंदर ही जीवित रहता है। जो 5-10 कुछ गुण होते हैं सेंट्रल डिस्पोजिशन, उन्हीं से पूरा उसका व्यक्तित्व बनता है। वो प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है ऐसी चीजें, जैसे आत्मविश्वास, सामाजिकता, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कम या अधिक करके सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। वो सेंट्रल डिस्पोजिशन कहलाती है। और जो आपका सेकेंडरी डिस्पोजिशन है वो क्या है? गौण प्रवृत्ति व्यक्तित्व के ऐसे गुणों का आता है जो व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे खाना खाने का तरीका, कपड़े पहनने का ढंग, बाल बनाने आदि तरीका, ये सब जो होते हैं आपका सेकेंडरी डिस्पोजिशन, ये बहुत कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सब भी आपके व्यक्तित्व को बताते हैं, इसका भी अर्थ निकलता है। आप किस प्रकार से खाना खाते हैं, किस प्रकार से पहनते हैं, बाल किस प्रकार से बनाते हैं, ये सब चीजों का भी अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के उन्होंने प्रश्न में रखा, कार्डिनल, केंद्रीय और गौण। ठीक है। आलपोर्ट ने स्पष्ट है किसी व्यक्ति के लिए एक गुण केंद्र प्रवृत्ति हो सकता है और बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए सामाजिकता एक केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकता है, परंतु अंतर्मुखी के लिए सामाजिकता एक गौण प्रवृत्ति है। मतलब किसी के लिए जो बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए सामाजिकता एक सेंट्रल, जो बहिर्मुखी व्यक्ति है जो सामाजिकता जिसका कार्य है वो सेंट्रल है, लेकिन जो अंतर्मुखी है उसके अंदर वो गौण है, मतलब वो दबी हुई है, उसका कोई उपयोग ऐसा विशेष नहीं। ठीक है। तो 3 प्रकार है आपका सामान्य और व्यक्तिगत सिलगुण में 3 प्रकार है। तो ये आपका आलपोर्ट ने बताया। आलपोर्ट के सिलगुण कितने थे? 2 थे, सामान्य व्यक्तिगत। व्यक्तिगत के अंतर्गत 3 था, जिसमें आपका कार्डिनल, केंद्रीय और गौण था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। समझ में आइए? हम लोग आगे बढ़े। अगला चलते हैं हम लोग, इसमें है मैक्स वर्दीमर का सिलगुण क्या है। मैक्स वर्दीमर ये गेस्टाल्टवादी थे। और गेस्टाल्ट का आप लोग अगर नहीं जानते हैं या जानते हो तो समझ लीजिएगा, गेस्टाल्ट जहां बात होती है वो संपूर्णता की बात आती है। जहां पे संपूर्णता की बात होगी वहां पे गेस्टाल्ट की बात होगी। तो ये जो गेस्टाल्ट में आपका मैक्स वर्दीमर थे, ये क्या थे? एक मनोवैज्ञानिक तो थे, उसके बाद दार्शनिक भी थे। तो वर्दीमर मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे। 1912 में इन्होंने गेस्टाल्ट वाली मनोविज्ञान की रचना की। तो कब की? 1912 में। ये याद रखिएगा, जर्मन के थे ये, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान इन्होंने स्थापना की। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की स्थापना कब की? 1912 में की। किसके साथ मिलकर की? ये आपका कोफान कोहलर के साथ मिलकर वर्दीमर ने गेस्टाल्टवादी की रचना 1912 में की। इन्होंने यह विचार किस बुक में रखा था? इस बुक का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। ये बुक था, इसी पे इन्होंने इस सिद्धांत की रचना की थी, प्रस्तुत किया। और वर्दीमर अपने सहयोगियों के साथ कुर्तम कोप्पा को साथ मिलकर एकत्रित किए गए तथ्यों के आधार पर गेस्टाल्ट सिद्धांत संबंधित प्रयोग किए। गेस्टाल्ट मतलब यही है कि आपका छोटे छोटे मतलब किसी भी व्यक्तित्व को समझने के लिए, आगे कोप्का का भी जो है उसमें भी सेम चीज है, वही चीज, किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को समझने के लिए उसके छोटे छोटे भागों से समझ के उसके संपूर्णता से समझना, मतलब छोटे छोटे उसके व्यवहारों से उसके संपूर्णता को समझना जो है वो वर्दीमर और कोप्का दोनों उन्होंने उसकी बात की थी। तो इसमें ये आप समझ लिए क्या होता है आपका गेस्टाल्ट। और गेस्टाल्ट में क्या क्या चीजें आपको मैक्स वर्दीमर के अंतर्गत आएंगी कि इन्होंने 1912 में गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की स्थापना की थी और जो बुक था वो एक्सपेरिमेंट्स स्टडी ऑन द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट था। कुर्ट एम कोप्का कोहलर के साथ मिलकर इन्होंने आपका गेस्टाल्ट वाली सिद्धांत की इन्होंने स्थापना की थी। इस गेस्टाल्ट वाली में सूझ का सिद्धांत आएगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आएगा, इनसाइट की थ्योरी आएगी। तो इनसाइट थ्योरी जो होती है गेस्टाल्टवादी में आती है। इसके अंतर्गत अधिगम में अंतर्दृष्टि विचारों को महत्व दिया गया, जो आंतरिक विचारों एवं तत्व पर आधारित थे, मतलब कि अचानक से कोई अपने मन से विचार आ जाते हैं परिस्थिति में, जब हम किसी सिचुएशन में फंसते हैं,
और रायमन ने तर्क दिया कि अंतर्दृष्टि तार्किक चिंतन किसी घटित समस्या का त्वरित समाधान संभव है। जब हम किसी समस्या में पढ़ते हैं तो हम उस समस्या के बाहर निकलने के लिए हमारे अंदर अंतर्दृष्टि इंसाइट आती है, हमारे तर्क जो होते हैं उससे हम समस्या का समाधान करते हैं। इन्होंने सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, नवीन विचारों, अंतर्दृष्टि के माध्यम से समस्या समाधान की प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण माना। जो हम क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ नए विचार आते हैं, वो इनसाइट से आते हैं हमें। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय जो है संप्रदाय की स्कूल की स्थापना वुनटन टिश्नर के आणविक विचारधारा के विरोध में की थी। जैसे कि आपका जो ये बात कहते हैं इन्होंने कि मैटर से मतलब की चीजें बनी हैं, उनसे आपका उसके विरोध में था ये। तो इसमें संपूर्णता की बात है, पूरे व्यक्तित्व को देखता था, पूरे व्यक्ति को देखता था, उसका संपूर्ण व्यवहार को दिखाता था। इस संप्रदाय ने व्यवहार में संपूर्णता पर बल देते हुए बताया कि यद्यपि सभी अंश मिलकर संपूर्णता का निर्माण करते हैं, परंतु संपूर्णता की विशेषताएं अंश की विशेषताओं से भिन्न होती हैं। जब हम छोटे छोटे अंश मिलके एक संपूर्ण बनते हैं, से संपूर्ण बनता है, जो कि संपूर्ण बनता है वो उसमें जो अंश होते हैं वो संपूर्णता की विशेषताओं से अलग होते हैं, ऐसा बात उन्होंने कहा। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान ने इसे गेस्टाल्ट की संख्या दी। इसका अर्थ होता है प्रारूप, आकार, आकृति बताए। इस स्कूल द्वारा प्रत्यक्षण के क्षेत्र में प्रयोगात्मक शोध किए गए, जिससे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का नक्शा ही बदल गया। और प्रत्यक्ष के अतिरिक्त उन्होंने सीखना, चिंतन, स्मृति क्षेत्र में काफी योगदान दिया। तो इसमें जो मुख्य चीज थी आप लोगों ने समझा कि इसमें यह संपूर्णता की बात करता है, और इसमें जो इनका बुक था वो याद रखिएगा, 1912 याद रखिएगा। और ये मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने गेस्टाल्ट की स्थापना की थी। ये चीजें आपको याद रखिएगा। कुर्ट एवं कोपका का जो व्यक्ति सिद्धांत है, इसको हम लोग देखते हैं। कुर्ट एवं कोपका जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मन। ये भी थे जर्मन, वो भी, दोनों लोग जर्मन ही थे। ठीक है। इनका जन्म और शिक्षा बर्लिन में हुआ था। इन्होंने 20वीं शताब्दी में मैक्स वर्दिमन कॉलेज से मिलकर गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान का सिद्धांत स्थापित किया, जैसे मैंने आपको बताया। इन्होंने धारणा, स्वर्णदोष, मस्तिष्क विकृति, मरीजों को सीखने के तरीके, सब चीजों से सिद्धांत का अपने प्रतिपादन किया। इनकी जो धारणाएं हैं वो जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति जो मस्तिष्क विकृति, जिसका जो दिमागी रूप से पागल है, ऐसा कुछ समथिंग है, उसके सिद्धांत के इन्होंने पढ़ के इन्होंने अपना प्रतिपादन किया। 1913 में इन्होंने वेटरेज जर्नल साइकोलॉजी गेस्टाल्ट शीर्षक से विभिन्न सिद्धांतों को प्रकाशित किए। क्या है? वेटरेज जर्नल साइकोलॉजी, वेटरेज जर्नल साइकोलॉजी। शायद यहाँ पे कोई, हमको लग रहा है कोई सही है, वेटरेज जर्नल साइकोलॉजी। ये बुक को याद रखिएगा, इसी से इन्होंने अपने सिद्धांत प्रकाशित किए। तो इसको आप लोग बल्कि डार्क यहाँ पे करना चाहिए था, ये चीज को नोट कर लीजिए आप लोग। तो इनकी जो बुक थी कौन सी थी? वेटरेज जर्नल साइकोलॉजी सिद्धांत के प्रकाशित किए। वर्ष 1921 में कोपका का सबसे बड़ा योगदान क्या था? द ग्रोथ ऑफ माइंड। ये भी बुक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, द ग्रोथ ऑफ माइंड। यह पुस्तक विकसित मनोविज्ञान के क्षेत्र में इतनी बड़ी देन थी कि वर्ष 1928 में इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। जर्मन के थे, जर्मनी में था जर्मन भाषा, लेकिन बाद में इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो ये बुक, दोनों बुक आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें ग्रोथ ऑफ माइंड काफी फेमस बुक है कुर्तन कोपका का। तो 14 वर्ष बाद 1935 में इन्हें प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो ये भी बुक आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस पुस्तक ने गेस्टाल्ट समूह के लोगों एवं विद्यार्थियों को गेस्टाल्ट सिद्धांत को समझने, अपने विचार प्रस्तुत करने में सहायता की। कोपका सीखने के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर इंद्रिय जनित अधिगम को महत्व देते थे, जो कि क्रमबद्ध रूप से होता था। तो जैसे कि इंद्रिय जनित आप जगह खुद अनुभव करके सीखें, इस बात पे इन्होंने बल देता था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। मेंटल हेल्थ जानते हैं क्या होता है? मेंटल हेल्थ मतलब कि जैसे आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उसी प्रकार से आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, वो आपका मेंटल हेल्थ कहलाता है। इस प्रकार से आप शरीर का संचार देख रेख करते हैं, उसको सही रखते हैं, उस प्रकार से आप मन का भी देख रेख करें, मन को भी सही रखें, आपका मेंटल हेल्थ कहलाता है। J.A. हेडफील्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का अपने पूर्ण रूप में अच्छी तरह से तालमेल बैठाते हुए कार्य करना। जो आपका व्यक्तित्व है उसके साथ आप अच्छे से आप तालमेल बैठा के अपने मन को अच्छे से स्थिर रख के तालमेल बैठा के कार्य करें अपने वातावरण के साथ, और आपका मन सही रहे, शांत रहे, स्वस्थ रहे,